स्वागत है सभी लोगों का आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। हम लोग इसमें लोअर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रश्नों की संख्या 25 है। इसमें जीएस और यूपी जीके को हम कवर अप करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम में यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डैश थे? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे लाला लाजपत राय। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम AITUC बोलते हैं, के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना जो होती है वो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को की जाती है। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। प्रथम सचिव इसका अगर पूछा जाए तो दीवान चमन लाल थे। और स्थान अगर पूछा जाए तो पहला सत्र इसका बम्बई यानी कि अब मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1855-56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नीलांबर और पीतांबर द्वारा, आल्हा और रुदल, सिद्धो और कान्हू, गोरा और बादल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नाम आता है सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव का। तो यहाँ सिद्धो और कान्हू सही आंसर है। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह को देख लेते हैं, जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव द्वारा प्रारंभ किया जाता है और यह झारखंड बिहार की राजमल पहाड़ियों के बीच में होता है। मुंडा विद्रोह, जिसे हम उलगुलान विद्रोह कहते हैं, 1899 से 1900 ईस्वी में होता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, छोटा नागपुर क्षेत्र और झारखंड में। भील विद्रोह जो है 1818 से 1831 ईस्वी में सेवाराम द्वारा नेतृत्व करता, खानदेश, मालवा और गुजरात के क्षेत्र में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में बुद्धो भगत और मदारी महतो द्वारा, छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड में। खासी विद्रोह 1829 से 1833 तीरथ सिंह द्वारा, असम और मेघालय क्षेत्र में। रंपा विद्रोह 1922-1924 में अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा, गोदावरी नदी के उत्तर में, आंध्र प्रदेश। चुआर विद्रोह 1766 से 1816 जगन्नाथ सिंह, सिंहभूमि और बांकुरा, झारखंड, बंगाल में। हो विद्रोह 1820 से 1821 में ओटो सरदार, सिंहभूमि, छोटा नागपुर, झारखंड वाला क्षेत्र। नागा विद्रोह, जिसे हम जेलियांगोंग आंदोलन भी कहते हैं, 1930 में रानी गाइदिन्ल्यू द्वारा, मणिपुर और नागालैंड का क्षेत्र। मोपला विद्रोह 1921 में अली मुसलियार द्वारा, मालाबार क्षेत्र, केरल में। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त थे। वह मौर्य साम्राज्य की सेना के मुख्य सेनापति यानी कमांडर इन चीफ थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों हर्यक वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करें, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण मिलता है इसमें। इसके रचनाकार जो थे, प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। भाषा इन्होंने संस्कृत भाषा और ब्रह्मी लिपि, चंपू शैली यानी कि गद्य और पद का मिश्रण है इसमें। महत्व यानी समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, उनके सैन्य अभियानों, दिग्विजय और गुप्त साम्राज्य के विस्तार का इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? वालिस, चहलगानी, बटिकची, इकादरी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इकतादरी का। अब विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले शासक और वंश की बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश शासन करते हैं, संगम, सालू, तुलु, अराबिदु।
संगम, सालू, तुलु, अराबिदु। संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम नामक दोनों भाई करते हैं। कब? 1336 में। और ये वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक शासन करता है। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह करते हैं 1485 में, और यह वंश 1505 ईस्वी तक शासन करता है। तुलु वंश की बात करें तो वीर नरसिंह द्वारा की जाती है 1505 में, और यह वंश 1570 ईस्वी तक शासन करता है। अराविदु वंश की बात करें तो तिरुमल देव राय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1570 में, और यह वंश विजयनगर साम्राज्य पे 1570 से 1646 ईस्वी तक शासन करता है। तो यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न बनता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, किसी की राय, विचार और विश्वास को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, देश भर में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना। बाकी ये तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, 1976 द्वारा इसकी क्या होती है, संविधान में इसको जोड़ा जाता है। समिति इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है। भाग व अनुच्छेद की बात करें तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। स्रोत ये सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को लिया गया। मूल रूप से पहले 10 कर्तव्य थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रकृति में यह गैर न्याय संगत है, यानी नॉन जस्टिसिएबल है। इनके उल्लंघन पे अदालत द्वारा सीधा दंड नहीं दिया जा सकता है। अब 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। पहला कहता है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। चौथे में है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवें में है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करना और स्त्रियों के सम्मान विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। छठा है हमारी मिली जुली यानी सामाजिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण यानी वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना। और 11वां है 86वें संविधान संशोधन 2002, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया? मंडल आयोग, सरकारिया आयोग, कोठारी आयोग, बोहरा समिति या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका है मंडल आयोग। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट याचिका जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 226 या उपयुक्त एक और दोनों। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट 5 प्रकार की जारी करता है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत। और अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक का वर्णन है। धन विधेयक। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 की, तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद के महत्व के कारण इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी हैं? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। कार्य क्या है? यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश देता है। दूसरा है परमादेश, जिसको हम मैंडेमस बोलते हैं, यानी इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कार्य क्या है? यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक निकाय अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो मैंडेमस रीट जारी की जाती है। तीसरा है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसका अर्थ होता है रोकना या मना करना, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोक लगाती है। चौथा है उत्प्रेषण, जिसको सेरेट्रियोरेरी बोलते हैं। पूर्णतः सूचित होना या प्रमाणित होना। इसका अर्थ होता है पूर्णतः सूचित होना या
प्रमाणित होना। किसी अधीनस्थ न्यायालय यानी लोअर कोर्ट में लंबित पड़े मुकदमे या उसके द्वारा दिए गए गलत फैसले को रद्द करके उसे ऊपरी अदालत में भेजने के लिए यह रिट जारी की जाती है। 5वां है अधिकार परीक्षा, जिसे क्यू वारंटो बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि इस अधिकार या वारंट से जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद यानी कि पब्लिक ऑफिस पर बैठ जाता है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय उससे योग्यता का आधार पूछती है, तो वो है क्यू वारंटो। तो इसमें हो गया कौन कौन से अधिकार हो गए, कौन कौन सी रिट हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, रूस या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित डैश की किस्म है? केला, काफी, तंबाकू, कोकोआ, इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है? काफी की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और डैश के साथ लगती है? असम के साथ, सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, इनमें से कोई नहीं? तो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार के साथ भारतीय सीमा लगती है। बात करें यहाँ पे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं और राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। ये कितने हैं टोटल? 7 हैं। अब हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा भारतीय राज्य साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कुछ भाग लद्दाख, यानी टोटल 5 हो गए। कितने हो गए टोटल? 5। 3 तो राज्य हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अफगानिस्तान के साथ, और ये लंबाई अगर पूछे तो 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख यहाँ पे ये सीमा साझा कर रहा है। टोटल कितनी लेंथ? 106 किलोमीटर। चीन के साथ बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल ये भी कितने? 5, जिसमें से एक लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 4 क्या है? राज्य है। और अगर लेंथ पूछे तो 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ कौन कौन सा है? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी टोटल कितने हैं? 5, और लंबाई कितनी है? 17 से 51 किलोमीटर। बात करें बांग्लादेश के साथ तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, और ये भी असम ही है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भी टोटल कितने हैं? 5, और भारत की सबसे लंबी इसी के लंबी दूरी की साझा यही होती है, 4096.7 किलोमीटर की लंबाई है। म्यांमार की जो प्रश्न में पूछा था तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 हो गए। टोटल लंबाई अगर पूछे तो 1643 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं? तो हम्बनटोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में पड़ता है। भारत में जो टोटल प्रमुख बंदरगाह हैं वो 13 हैं जो प्रमुख हैं। इसमें कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वाधावन ट्रस्ट, ये तीनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। मार्मुम गोवा गोवा में पड़ता है, मंगलुरु ये कर्नाटक में पड़ता है, कोच्चिन जो है केरला में, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में, इसी को बीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं। चेन्नई भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। एन्नोर बंदरगाह जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में, और पारादीप उड़ीसा में, और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। अब इससे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अगर हम बात करें कांडला बंदरगाह, तो इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कार्गो यात्रा के अनुसार सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। बधावन ये भी मुंबई में है, भारत का पहला मेगा बंदरगाह है, लैंडलॉर्ड मॉडल द्वारा विकसित है। मार्मुम गोवा स्थापित 1885 में होता है, जुआरी नदी के मुहाने पे है गोवा में। न्यू मंगलोर ये 1826 में स्थापित होता है, पश्चिमी घाट पर सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, सभी मौसम के लिए उपयुक्त बंदरगाह है और ये कर्नाटक में है। कोच्चिन बंदरगाह जो कि केरल में 1826 में स्थापित होता है, वेम्बनाड झील विलिंगडन द्वीप पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। तूतीकोरन जो कि स्थापित होता है 1974 में, नया नाम इसका बीओ चिदम्बरनार है, दक्षिण भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है।
तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में। एन्नोर जो है कि आंध्र प्रदेश में, नया नाम कामराजार है, 1999 स्थापित होता है। भारत का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, स्थापना 1933 में होती है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। और पारादीप जो कि उड़ीसा में 1966 में स्थापित होता है, देश का सर्वाधिक गहरा और जल बंदरगाह है। कोलकाता जो कि 1870 में पश्चिम बंगाल में, नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। एकमात्र प्रमुख नदी पर बंदरगाह है जो कि हुगली नदी पे स्थित है। दूसरा नाम इसका डायमंड हार्बर भी है। और नहावा सोआ जो कि ये भी कहाँ पर पड़ता है, नहावा सोआ मुंबई में पड़ता है। इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह भी है। स्थापना इसकी 1989 में होती है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। 1989, 1991, 2015, 2000, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 2000। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? ऊर्जा को, कृषि व सिंचाई को, ग्रामीण विकास को, उद्योग एवं खनिज को, कोई नहीं। तो ऊर्जा को। अगर यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो योजना अवकाश जो है 1966 से 1969 ईस्वी में आता है। भारत चीन 1962 में युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान 1965 में, जिसकी वजह से सूखे के कारण तीसरी योजना असफल रही, जिसके बाद से 3 साल तक वार्षिक योजनाएं बनी। तो इस काल को हम योजना अवकाश काल कहते हैं। रोलिंग प्लान 1978-1980 में जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे 5वीं योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके शुरू किया गया था। राजनीतिक अस्थिरता 1990-1992 में आई थी, जिसमें आर्थिक संकट और केंद्र में अस्थिर सरकार के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी थी। प्रश्न है, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से निम्न में से किस पर लक्षित है? संगठित क्षेत्र पे, असंगठित क्षेत्र पे, वरिष्ठ नागरिक, संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों, कोई नहीं। तो इसका है असंगठित क्षेत्र पे। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। शक वंश की स्थापना मोगा ने की थी। क्षत्रप वंश की स्थापना मथुरा में हुई थी। क्षत्रप राज्य मथुरा से पंजाब तक विस्तारित था। सभी। तो इसका उत्तर सभी है। प्रश्न है, किस तीर्थंकर ने उत्तर प्रदेश में कैवल्य को प्राप्त नहीं किया था? पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, संभवनाथ, महावीर। तो ये महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब ऐसे संस्थापक ऋषभदेव हैं। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में होता है। बचपन का नाम इनके वर्धमान। माता पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रमुख थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। पत्नी और पुत्री में पत्नी का नाम अशोका और पुत्री का नाम प्रियदर्शना अड़ुज्जा था। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिका ग्राम बिहार में रुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपाधियां में इन्हें कैवल्य प्राप्ति के बाद उन्हें जीन यानी विजेता, आहृत योग्य और निग्रंथ बंधन रहित कहा गया। प्रथम उपदेश राजगृह विपुलाचल पहाड़ी पर प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में इन्होंने दिया था। 5वां महाव्रत इन्होंने जोड़ा। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रिय गृह में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति यानी इनका निर्वाण यानी इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में होती है। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने प्रशासन बचाकर अवध के नवाब को गद्दी से कब हटाया था? 1855, 1856, 1857, 1858 में से कोई नहीं। सही उत्तर 1856 ईस्वी में। यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य हड़प नीति के तहत शामिल किए गए प्रमुख स्थान या राज्य भारत के। तो इसके लिए ट्रिक है सजय सब उजना। ट्रिक याद रखेंगे, सजय सब उजना। स से सतारा, ज से जैतपुर, य से उदयपुर, स से संबलपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी और ना से नागपुर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849 में और यह उदयपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता 1852 में और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, एक उदयपुर ये उड़ीसा वाला है, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। इनको राज्य हड़प नीति के द्वारा विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, भीतरगांव मंदिर जिसे गुप्त काल के भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने जीवित टेराकोटा ईंट मंदिरों में से एक माना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर नगर में। तो कानपुर नगर में है। अगला प्रश्न है, कुरु साम्राज्य का विस्तार डैश से दिल्ली और थानेश्वर तक हुआ? मेरठ, इलाहाबाद, बरेली, प्रतापगढ़, कोई नहीं।
तो ये मेरठ से। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो प्राचीन पूर्व महाजनपद आधुनिक हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ था। प्रमुख क्षेत्र में इसका मुख्य विस्तार मुख्य रूप से मेरठ, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में था। राजधानी इसकी मुख्य रूप से राजधानी क्षेत्र इंद्रप्रस्थ था, जो कि आधुनिक दिल्ली और हस्तिनापुर मेरठ जिला में थी। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक पद पर रहे? तो ये संपूर्णानंद रहे हैं। बाकी गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।